नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आया हूं नई वीडियो। दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आपका यह साल बहुत अच्छा जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। जितने लाइक आएंगे मैं उसको एज अ विश लेके समझूंगा कि आप मेरे को नए साल पे शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो देखते हैं, 1000 विशें आती हैं, 2000 आती हैं, 5000 आती हैं, जितनी भी आएंगी मैं उनका आभार रहूंगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा इस साल में भी। तो अगर ये चैनल आपको थोड़ा भी बेनिफिट करता है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। और बहुत स्पेशल क्वेश्चंस लेके आए हैं, आज नए साल पे बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं, ताकि आगे जो भी इस वीडियो को देखता जाएगा वो सफलता की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लीजिए और तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज करवा दिए जाएंगे, पीडीएफ्स दे दी जाएगी, नोट्स दे दिए जाएंगे, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत में नया ग्रुप बना है, आज ही बना है और आगे चलता जाएगा, 3-4 महीने का ग्रुप है। तो चलते हैं हम वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट टाइम का पहला क्वेश्चन हमारा, कौन एनबीए में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रेफरी बनने जा रहे हैं? हु इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रेफरी इन द एनबीए? तो कौन बनने जा रहे हैं दोस्तों? सही बताया आपने एकदम, सुयश मेहता। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, गलती ना करें बिल्कुल भी। सुयश मेहता, फोटो आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए। 1980 में इनकी फैमिली इंडिया से आपके अमेरिका चली गई थी, वहां पे परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पे इन्होंने खेलना सीखा, फिर ये रेफरीशिप करने लग गए हैं और अब ये एनबीए में एज अ परमानेंट फर्स्ट इंडियन रेफरी आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, करंट अफेयर में बिल्कुल आ सकता है। इसके अलावा एनबीए आप जानते ही हैं, 6 जून, मैं लिख के बता देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, 6 जून 1946 को इसका निर्माण हुआ था एनबीए का। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी गलती ना करें यहाँ पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड, कॉलेज के पुरुषों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में स्टूल की ऊंचाई है, हाइट ऑफ स्टूल इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर कॉलेज मैन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको पता होगा कितनी होती है, तो बताइए आप लोग, फिर मैं बताता हूं आपको। तो आपने एकदम सही बताया है, कितनी होती है दोस्तों? तो 20 इंच होती है। ठीक है दोस्तों, 20 इंच होती है आपकी, अराउंड 50 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। ये ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे एकदम, 20 इंच आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं इसको बताना चाहूं कि भाई इसमें क्या चीजें होती हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आखिर है क्या, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बना कब था? ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये बना कब था स्टेप टेस्ट? तो ये बना था आपका 1943 में। ठीक है दोस्तों, 1943 में बनाया किसने था? तो लुशियन, देखो पूरा नाम किसी को नहीं पता है, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। लुशियन ब्रोहा। ठीक है, नॉर्मली लोग ब्रोहा एंड ब्रदर्स कह देते हैं, लेकिन देखो एग्जाम में कभी कभार ये पूरा नाम भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से एकदम कर लीजिए आप। लुशियन ब्रोहा एंड इट्स एसोसिएट्स, मतलब कि इनके साथ जो भी और लोग लगे थे उनको भी इन्होंने साथ में लिया है, ऐसा नहीं है कि बना के खुद क्रेडिट ले लिया सारा का सारा। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट का फायदा क्या है? ये हमारे कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस को बताता है, फिटनेस को बताता है, आपके हार्ट की मेनली, आपका दिल भाई ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं थोड़े डिसीजेस पाए जा सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, तो उनके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पर मिनट में, मतलब कि पर मिनट में मतलब कि एक मिनट में आपको 30 स्टेप्स लेने होते हैं, 30 स्टेप्स। ठीक है, किस तरीके से लेने होते हैं तो वीडियो आपके सामने है। इस तरीके से पहले एक पैर ऊपर जाता है, फिर दूसरा ऊपर जाता है, फिर तीसरी बार एक पैर नीचे आता है, फिर चौथी बार एक पैर नीचे आता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, 5 मिनट तक ये एक्टिविटी चलती रहती है, 5 मिनट तक हम इसे नहीं रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट का मतलब आप जान सकते हैं, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 300 सेकेंड्स तक ये एक्टिविटी चलती रहेगी। इसके अलावा 5 मिनट होने के बाद या कोई अगर है वो 5 मिनट तक नहीं कर पाया, तो उसी टाइम आप उसको रोक सकते हैं। इसमें स्पीड मेजर करी जाती है, अगर स्पीड बीच में रुकती है 15 सेकंड के लिए, अगर वो स्पीड थोड़ी भी डिफर करने लग जाती है ज़्यादा, तो स्टेप टेस्ट को रोक दिया जाता है। और स्पीड अगर अच्छी चलती जा रही है तो 5 मिनट तक करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 मिनट के बाद क्या होगा? अब इसमें
5 मिनट के बाद 1 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो 1 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा और 1 मिनट के रेस्ट के बाद ये जो 1 मिनट का रेस्ट दे दिया, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद जो ये 30 सेकंड है, 1.5 मतलब कि 1.5 मिनट, तो 1 से 1.5 मिनट के बीच में कितनी सेकंड्स होती हैं? 30 सेकंड्स होती हैं। तो 30 सेकंड के लिए उसकी पल्स रेट देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि उसका जो हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है। वो हाथ से भी देख सकते हैं या आप आर्म्स में भी जाके, ठीक है, देख सकते हैं। उसको मेजर करने का तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फिर हम और आगे सेकंड्स में देखते हैं। फिर 2 मिनट जब हो जाती है उसे 2 से 2.5 2.5 मिनट तक देखते हैं। फिर 3 से देखते हैं 3.5 मिनट तक। इस तरीके से 3 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। 3 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी और फिर हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार है दोस्तों? अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जो अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन। TD लिख देता हूं। टेस्ट ड्यूरेशन मतलब कि कितनी देर तक टेस्ट किया है, ठीक है। और ये सेकंड्स में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर 5 मिनट तक स्टूडेंट टेस्ट करता है तो 5 इंटू 60 कितना हो गया दोस्तों? 300 सेकंड हो गई, क्योंकि 5 मिनट का टेस्ट था। अगर कोई बच्चा 2 मिनट तक ही कर पाता है तो 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज में ना रहें इसमें। इसके अलावा डिवाइड में यहाँ पे 2 आता है और सम ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है, सम ऑफ हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स का मेरा यहाँ पे क्या मैं कहने का मतलब है, जो मैंने आपको बताया था 1 से 1.5 मिनट के बीच में कितनी बार धड़का है दिल, फिर 2 से 2.5 मिनट के, फिर 3 से 3.5 मिनट तक, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ 40, 70 या आपका 90, इस तरीके से। ऑल्दो ये बीट गिरती जाती हैं, इसको उल्टा कर लेना 90, 70, 40, क्योंकि टाइम के साथ हार्ट रिलैक्स होता जाता है। फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका एक्यूरेट होगा, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद आपके सामने ये टेबल है। इस टेबल के हिसाब से आप पता कर सकते हैं, अगर 90 से ऊपर वैल्यू आती है तो मतलब जो आपकी हार्ट की कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन जो है वो एक्सीलेंट है, एकदम अच्छी कंडीशन में है। 80 टू 89 आएगा तो गुड है। हाई एवरेज कब आएगा? जब मतलब कि 65 से 79 है। 55 से 64 में लो एवरेज है। और पुअर मतलब कि आपको कोई डिसीज होने के बिल्कुल चांसेस हैं, तो वो कब आता है? 54 से बिलो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आई विश आपको ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत चीजें और भी हैं। एक शॉर्ट टर्म फॉर्मूला भी है, ठीक है, ऑल्दो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है। तो शॉर्ट टर्म फॉर्मूला क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो शॉर्ट टर्म फॉर्मूले के लिए मैंने ये फोटो लगा दी है इसके सामने। तो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स, मतलब कि जितने भी सेकंड्स तक आपने एक्सरसाइज करी है, इंटू 100 कर दो, डिवाइड में 5.5 इंटू 1 से 1.5 मिनट तक जो हमारी पिछली बार वैल्यू आई थी। अगर उतना ही टेस्ट कोई करता है, 5 मिनट तक नहीं कर पाता है, 1.5 मिनट के आसपास ही करता है, ठीक है, तो 1.5 मिनट के लिए ये स्पेशल आपका बनाया है, ठीक है। इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा वैल्यू देंगे, आपको बताएंगे कि भाई इतने साल का लड़का है, 1 से 1.5 मिनट तक उसकी पल्स काउंट इतनी आई है, टेस्ट ड्यूरेशन उसकी 50 सेकंड थी, तो फॉर्मूले में डाल के निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दे रखा है 12 साल का लड़का है, 3 मिनट उसने टेस्ट किया है, पल्स रेट उसकी 1 से 1.5 मिनट में 54 आई है, तो नीचे फॉर्मूले में 180 क्यों आया? क्योंकि 3 मिनट थी, 3 मिनट है मतलब 3 इंटू 60, मतलब कि 180 इंटू 100 डिवाइड बाई फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है दोस्तों। तो आई विश आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है 20 सेकंड, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 20 इंच, सॉरी 20 इंच है इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पे। जब अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है तो उस दौरान क्या होगा? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही बताया, बहुत ने गलत बताया है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जरूर जरूर बताएं उनके आंसर्स और वीडियो को हिट कर दें। तो व्हेन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज स्टेबल व्हाट हैपेंस? तो क्या होता है दोस्तों? तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने स्क्रीन पर, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अगर मैं बात करूं, एक कार है, वो आपके, आप बीच में हो, ये जैसे बिंदु है जहां पे आप यहाँ पे खड़े हो, और एक कार है आपके मतलब गोलाकार मतलब वे में, डायरेक्शन में घूमे जा रही है, ठीक है। तो उसमें दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक तो बाहर की तरफ जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और एक अंदर की तरफ जिसे हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, जब ये दोनों बराबर होती हैं तभी ये रोटेशन जो है ये बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सही बताया यहाँ पे,
ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, रिमेन इन रोटेशन, ठीक है, रोटेशन में बने रहेगा। जब भी हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि हैमर थ्रो जो गेम है उसमें जब हैमर निकलता है हाथ से घुमा के जो एथलीट है जो उसको छोड़ता है तो वो दूर क्यों जाता है, मतलब कि उस टाइम ऐसा क्या होता है कि वो 2 राउंड तक तो नहीं निकलता है, तीसरे राउंड में वो बाहर चले जाता है। तो सही बताया, उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये हो जाता है, सेंट्री जो फ्यूगल है ये वाली ये ज्यादा हो जाती है, सेंट्रीपिटल कम हो जाती है, उस टाइम पे जो भी चीज है वो बाहर की तरफ चली जाती है, रोटेशन से बाहर चली जाती है। तो आई विश समझ आ गया होगा आप सबको। फोर्थ क्वेश्चन, एक औसत मानव के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अनुपात होना चाहिए। रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन शुड बी। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो सही बताया आपने एकदम, 4-1-1। अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा और ठीक है। तो 4-1-1 कहा है यहाँ पे, मतलब कि देखो सीधा सीधा मैं बताना चाहूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे मैथ में, 4-1-1 तो 100% होती है हमेशा हर चीज। तो 4 और 1 5 और 1 6, तो 100 को 6 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 16 के आसपास आएगा। तो मतलब कि 16 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे आएगा 60 के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 आ जाएगा या 20 के आसपास आ जाएगा। मतलब आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ मेनली कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 60% के आसपास लेते हैं, एग्जैक्ट भी बता दूंगा अभी थोड़ा बहुत कितना लेते हैं, और ये जो है ये 20-20% के आसपास लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको रफ आइडिया। अगर आपको एग्जैक्ट बात करूं जो हमें पढ़ाया जाता है बीपीएड एमपीएड या किसी भी हेल्थलाइन साइट्स पे दिखाया जाता है, तो वो कितना होता है दोस्तों, तो वो बताते हैं कि 45 से 65% आपका होना चाहिए कार्ब से, ठीक है। कार्ब से मतलब चावल और आपका फ्रूट्स हो गए और आपके इसके अलावा वीट हो गया, आपकी दाल हो गई कुछ तरीके की, ठीक है। इसके अलावा 20 से 35% फैट्स होना चाहिए, याद रखें एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 से 35%, ठीक है, 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है एकदम, इसको आप रट लेंगे तो कोई इसमें हानि नहीं है, एकदम इसको रट लीजिए, बिल्कुल भी गलती ना करें। इसके अलावा जो कार्ब्स होते हैं वो आपको बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं देते हैं, फैट सबसे ज़्यादा देते हैं। बाकी उसके लिए मैंने आपके लिए फ़ोटो लगा दी है, आप देख सकते हैं। फैट 9 कैलोरीज देते हैं पर ग्राम में, अल्कोहल 7 देते हैं, कार्बोहाइड्रेट 4 देते हैं और प्रोटीन भी 4 देते हैं। चलते हैं नीचे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, खेल चिकित्सा क्षेत्र किसका अनुदान नहीं देता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड डज नॉट ग्रांट। तो दोस्तों क्या नहीं देता है, तो सही बताया, ग्रांट किसका नहीं देता है, पोषण और आहार, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का न्यूट्रिशन और डाइट से कोई मतलब नहीं है, वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, कंडीशनिंग में है वो करता है, हेल्प करता है, इंजरीज से बचाने में या उनको ठीक करता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करने में किन्हें ज्यादातर मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मोस्टली हेल्प्स इन, तो किन्हें हेल्प करता है सबसे पहले ये बता देते हैं। तो सही बताएं, मैराथन रनर्स। मेरा मतलब यहाँ पे मैराथन रनर्स से ये है, जो भी लोग 120 मिनट से ज्यादा की एक्सरसाइज या कंपटीशन में इससे ज्यादा का गेम करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हेल्प करता है, ठीक है, या कार्ब्स लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग होता क्या है? लोड का मतलब होता है किसी चीज को भरना, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जब आप कार्बोहाइड्रेट को भरते हो अपनी बॉडी में। लेकिन कब भरना होता है दोस्तों, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसमें होता क्या है, नॉर्मली ग्लाइकोजन जितना बनता है बॉडी में वो नॉर्मली, जैसे अगर मैं बात करूं 10-10-10-10 बनता जा रहा है, तो अचानक उसे आपको 15 कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में इन्हेंसमेंट आएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 6 डे अगर मैं बात करूं, एक 6 डे क्लासिक नाम से एक रूटीन रहता है जो कई सारे फेमस एथलीट्स करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले 3 दिन में आपका जो कार्ब है, ठीक है, जो आपका कार्ब है ये कम कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं। और एक्सरसाइज उतनी ही करता है जो एथलीट होता है। जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर है, उसका अगले हफ्ते कंपटीशन है, तो वो एक हफ्ते पहले 3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में कम कर देगा और एक्सरसाइज बराबर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्लाइकोजन बॉडी में होगा वो अचानक गिरने लग जाएगा। जब वो गिर जाएगा और चौथा दिन आएगा, ठीक है, चौथा दिन आएगा
चौथे दिन वो क्या करेगा, चौथे दिन वो थोड़ी सी तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएगा बढ़ाएगा, और एक्सरसाइज थोड़ी सी कम कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जब आपका पांचवा और छठा दिन आएगा, ठीक है, पांचवा और छठा दिन आएगा जब एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही बंद कर देगा और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही ज्यादा कर देगा, ठीक है। तो जब वो सातवें दिन आपका कंपटीशन में जाएगा, जब मैराथन करने जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत पक्का इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये तरीके कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है, ये एक दिन की भी होती है। एक दिन में क्या है कि आपका कल जैसे रेस्ट है, परसों आपका कंपटीशन है, तो कल बिल्कुल एक्सरसाइज मत करो और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाओ, तो एक दिन की लोडिंग हो गई। कुछ इस प्रकार से अपनी चलती रहती हैं ये चीजें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई विश न्यू ईयर की वीडियो बहुत स्पेशल हो रही है आज आपके लिए। सेवंथ क्वेश्चन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? सही बताया आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी, बहुत पहले डाली थी, स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं देखी वो वीडियो, पता नहीं क्यों नहीं देखी, बट कंटेंट बहुत प्यारा है। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जब हम बहुत सारा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, दारू पीते हैं, तो आप देखते होंगे दारू पीने के बाद किसी भी मेल फीमेल को टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वो क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? या मैं बात करूँ, अगर हम पानी कम पिए, मैं कहता हूँ मैं पानी पीता ही नहीं हूँ, 10 दिन तक पानी नहीं पी रहा, तो इन दिनों में टॉयलेट भी बहुत कम करूंगा। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं ये, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक मिलेगा, क्लिक करके वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। एर्थ क्वेश्चन, SNIPES का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय हो गया। SNIPES मर्ज्ड विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन, तो ऑप्शंस में ही यहाँ पे आंसर दे दिया गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा दोस्तों करेक्ट आंसर? तो सही बताया आपने, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 1897, सॉरी 1987, ठीक है दोस्तों। चीज क्या थी यहाँ पे, साई की बात करी है, तो साई का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? सही बताया आपने, 25 जनवरी 1984 को, ठीक है। बनाई क्यों थी? 1982 में बनाई गई थी, वैसे तो टेम्पररी बेसिस पे। एशियन गेम्स जो हुए थे हमारे इंडिया में, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आए हमारे एथलीटों की, उसके लिए इसका निर्माण करा गया था, ठीक है दोस्तों। बाद में 1987 में भारत सरकार ने सोचा कि देखो हर संस्था अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो संस्था, भारत सरकार ने क्या करा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए गए कि ये सारी जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़ी डिपार्टमेंट हैं, इन सबको एक एक तरीके से काम करने को बोलो, ताकि ये सबका फोकस एक ही हो कि स्पोर्ट्स को डेवलप करना है और फिजिकल एजुकेशन को बहुत ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो संस्था थी हमारी SNIPES, ये इसमें मर्ज हो गई, ठीक है दोस्तों। साथ ही में जो हमारे NSNIS जो आपका पटियाला में स्थित है, उस वो और उसके सेंटर सारे साई के अंदर आ गए। LNCPE है जो है हमारा ग्वालियर और त्रिवेंद्रपुरम में, तो वो भी इसके अंदर आ गया था, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप करते रहें तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 9th क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की राशि क्या है? व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ अर्जुन अवार्ड? तो दोस्तों प्राइज मनी क्या है ये पूछा है यहाँ पे, तो आप बताइए प्राइज मनी क्या है। तो सही बताया आपने, 5 लाख नहीं है यहाँ पे, प्राइज मनी बढ़कर हो गई है 15 लाख रुपए, प्रत्येक को 15 लाख रुपए मिलेंगे। 2020 में ये आपका नोटिस आया है, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है दोस्तों। अर्जुन अवार्ड के बारे में बाकी आपने सुना ही होगा, अर्जुन अवार्ड क्या है, क्यों दिया जाता है। अर्जुन जो हमारे संस्कृत एपिक में एक महाभारत नाम से बुक है, उसमें इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो आप जरूर देखें इस चीज़ को कि क्यों दिया जाता है ये। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आने से पहले जो सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड था, मतलब कि जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी स्पोर्ट्स अवार्ड में, वो अर्जुन पुरस्कार हुआ करता था। लेकिन राजीव गांधी जी के बाद जब उनकी डेथ हुई, उनके नाम पे, उन्हीं की सरकार थी, तो उन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड को का प्रस्ताव रखा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नीचे, 10th क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थापक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको कोई भी नहीं करवाता होगा यूट्यूब पे और नॉर्मली भी, ठीक है, बट इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, खुद बनाए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो किसने, इसका फाउंडर कौन है साई का? तो सही बताया आपने दोस्तों,
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। साई के बारे में बाकी आप जानते ही होंगे, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। 25 जनवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और आज तक चलता आ रहा है। अभी फिलहाल में लोगो चेंज हुआ है, लोगो भी आपके सामने ही होगा अभी इस टाइम पे। चलिए नीचे चलते हैं अब। 11वां क्वेश्चन, 2016 के ग्रीष्मकालीन, ठीक है, हाँ, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल मेडल्स वॉन बाय इंडिया इन द 2016 समर ओलंपिक्स नहीं है, समर पैरालंपिक्स है, ठीक है, पैरालंपिक्स है यहाँ पे। तो सही बताया आपने एकदम। क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे? 4 एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 4 मेडल जीते थे हमारे भारत की तरफ से, जो अभी तक जो आपके सबसे ज्यादा जीते गए मेडल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। देवेंद्र झांझरिया जी थे हमारे, मेहरुला तिरप्पन था जो अभी यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिन्होंने जीता है, ठीक है। चलते हैं नीचे। 12th क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो 12th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों? मिलो, जिनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 6 प्राचीन ओलंपिक में भाग लिया था, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? मिलो, हु हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन 6 एंशिएंट गेम ओलंपिक्स, एंशिएंट ओलंपिक्स, ठीक है, मतलब कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एंशिएंट जो हमारे गेम्स थे, ठीक है, तो उनमें ये 6 बार लगातार जीते थे, ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार तो नहीं, 6 बार जीते थे, 5 बार लगातार जीते थे और 1 बार अलग से। तो सही बताया आपने एकदम। ये कौन थे? एक पहलवान थे, ठीक है दोस्तों, एक रेसलर थे। अभी इनकी कहानी छोटी सी बताते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि आज भी इनका नाम लिया जाता है मिलो ऑफ कॉटन, ठीक है, क्रोटॉन। इसके अलावा इनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई इनके सामने जो प्लेयर था वो आता था, तो जब आमना सामना होता था, तो ये जो सांड होता है, सांड के कच्चे मांस को उसको खा के दिखाते थे, मतलब गुस्से में उसका खून पी के दिखाते थे उस टाइम पे। बहुत पुरानी बातें हैं, इतना सीरियस मत होना कि आज की बात है, ठीक है दोस्तों। प्राचीन बातें हैं तो प्राचीन तरीके से ही हुई होंगी। तो कुछ इस तरीके के इतने पावरफुल इंसान थे। और इनकी डेथ का बताया जाता है, इनकी मौत किस प्रकार हुई थी। इन्होंने सोचा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे में कितनी ताकत है, तो ये जंगल में गए थे। इन्होंने सोचा कि एक पेड़ को, बहुत बड़े पेड़ को बीच से फाड़ दूंगा। तो फाड़ते टाइम इनका हाथ जो था वो पेड़ के बीच में अटक गया, ग्रैब हो गया, ठीक है, पेड़ ने पकड़ लिया था। इस जब अटके हुए थे, कोई था नहीं वहां पे, तो पीछे से 40-50 भेड़िए आ गए थे जो इन्हें खा गए थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार इनकी कहानी है। 13 क्वेश्चन, जीवन की गुणवत्ता का सीधा संबंध है, द क्वालिटी ऑफ वंस लाइफ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएटेड है दोस्तों? तो सही बताया आपने, द स्टेट ऑफ वंस हेल्थ, ठीक है, किसी के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसी से आपके आज के दिन वो क्वालिटी पता चलती है कि भाई कितनी अच्छी लाइफ जी जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है तो जरूर बताइएगा। थॉमस बाक की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्षता में पहली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम अंडर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी प्रेसिडेंसी ऑफ थॉमस बाक, ठीक है। तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, पर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में इनके बारे में बताएंगे आपको, जितना हमें पता है, जितना दिमाग में आ पाता है अभी। तो सही बताया, थॉमस बैक की प्रेसिडेंसी में सबसे पहला ओलंपिक जो हुआ है वो कौन सा हुआ है दोस्तों? रियो 2016, ठीक है, रियो 2016। क्योंकि 2013 में ये प्रेसिडेंट बने थे 8 सालों के लिए, और अभी आगे बता रहे हैं आगे 4 साल के लिए और इनको इलेक्शन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इनका मोटिव क्या था? मोटिव चलो बाद में बताएंगे, पहले बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंफॉर्मेशन। ये 9th प्रेसिडेंट है आईओसी के, ठीक है, ये 9th प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेशनैलिटी क्या है, तो ये जर्मन से बिलोंग करते हैं, जर्मन है कि जर्मनी से हैं, ठीक है। प्रोफेशनली ये एक लॉयर है, प्रोफेशनली ये एक लॉयर है। और गोल्ड मेडल है इनका दोस्तों 1976 मॉन्ट्रियल समर ओलंपिक गेम्स में इनका गोल्ड मेडल है, फेंसिंग में, ठीक है, तीरंदाजी में, तीरंदाजी नहीं सॉरी, तलवारबाजी, फेंसिंग में इनका मेडल है।
तो फोटो आपके सामने है, बाकी आप देख सकते हैं जब ये बने थे इन्होंने बोला था कि 2020 एक ऐसा ओलंपिक्स होगा जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा, मतलब कि इतना शानदार करेंगे। इसके अलावा इनके करियर में अभी तक जो ओलंपिक करियर है प्रेसिडेंसी में, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये इस टाइम पे भी और आगे पिछली बार अभी करी थी कुछ साल पहले, तो रशिया डोपिंग स्कैंडल। आपको पता होगा अगर आप ओलंपिक से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से किस लेवल पे ये धांधलेबाजी हुई है, जो हमारे सैंपल्स होते थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई है रशिया में। विंटर ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो आप जरूर यूट्यूब पे सर्च करके पढ़िएगा, आप तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। 15 क्वेश्चन, जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस सीखना शुरू करता है तो इस क्रिया में स्थानांतरण प्रभाव होता है। व्हेन अ बैडमिंटन प्लेयर स्टार्ट्स टू लर्न टेनिस द ट्रांसफर इफेक्ट इन दिस एक्शन इज। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई एक आपका बैडमिंटन का प्लेयर है, ठीक है, बैडमिंटन का प्लेयर है और वो अपना गेम चेंज करता है, ठीक है, वो गेम क्या करता है फिर, अब वो गेम दूसरा खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। तो इसमें इफेक्ट, ट्रांसफर इफेक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बैडमिंटन में जो हमारी स्किल्स यूज होती हैं ऑलमोस्ट 60 to 70% टेनिस में भी यूज होती हैं, ठीक है। तो हमें बहुत फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव है यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है। तो सही बताया आपने, एकदम पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, धनात्मक होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नीचे 16 क्वेश्चन पे। दोस्तों होमवर्क का वेट जरूर करें, लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको जरूर बताने हैं। नए साल पे आज बताएंगे तो पूरे साल बताते रहेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन, अवायवीय अभ्यास में विकसित मांसपेशियां अधिक से अधिक कॉम्पैक्ट होती हैं। मसल डेवलप्ड इन एनारोबिक एक्सरसाइजेज आर कॉम्पैक्ट विद मोर ऑफ। तो क्या होता है दोस्तों, तो सही बताया आपने एकदम, विस्फोटक शक्ति, ठीक है, विस्फोटक शक्ति का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। बाकी एनारोबिक आपको पता होगा, बिना ऑक्सीजन के जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो आपका एनारोबिक होता है। 17th क्वेश्चन फिर आपका आता है आपका होमवर्क अभी नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शंस नहीं दिखाएंगे। 17 क्वेश्चन, एक व्यक्ति का आसन सबसे अधिक उसके डैश द्वारा प्रभावित होता है। अ पर्सन्स पोस्चर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय। तो किससे अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा दोस्तों, सही बताया, लाइफस्टाइल, मतलब कि उसके जीने का जो तरीका है, जीवन शैली है, किस तरीके से वो जीता है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, वो क्या करता है, कैसे खाना खाता है, ये सारी चीजें जीवन शैली में आती हैं, लाइफस्टाइल में आती हैं, किस स्टाइल से अपनी लाइफ को जीता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यही चीजें करती हैं, ठीक है दोस्तों। आज के होमवर्क पर आ जाते हैं। होमवर्क क्या है दोस्तों, 18 क्वेश्चन, स्टेडियम का नाम जिसमें पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया गया था। नेम ऑफ द स्टेडियम इन विच द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, जरूर बताना अगर आता है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, अगले ट्राई करिए अगर आपको ये नहीं आता है तो। तेज गति से चलते समय उपयोग किए गए पैर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा संपर्क में रहता है। इन रनिंग एट फास्ट स्पीड द कॉन्टैक्ट ऑफ द फुट यूज्ड इज। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप तेज कभी भागते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, तो बताइएगा। 20th क्वेश्चन भी इजी है लेकिन इतना भी नहीं है। न्यूटन के किस कानून में कहा गया है कि कोई भी वस्तु तब तक या एक समान गति में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लागू ना हो। ठीक है दोस्तों, न्यूटन which states that every object will remain at rest or in uniform motion until any external force applied। तो दोस्तों बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो दोस्तों देखो ये तो है गलत बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं वीडियो को देख के। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर सबको।